देखो बेटा, हम लोगों ने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, आज मैं इसे पूरा कर दूंगा चैप्टर को, ठीक है। कल हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट, और क्वेश्चंस भी थोड़ा अलग ढंग से करेंगे हम क्वेश्चन स्टार्ट इसके ऊपर। 15 सैंपल पेपर हैं हमारे पास में, पूरे मॉक टेस्ट पेपर। पूरा पेपर मैं आपके सामने खोलूंगा, पहले क्वेश्चन ढूंढेंगे ईएमआई का कहाँ है। समझ में आ रही बात? ईएमआई का क्वेश्चन पहले सर्च करेंगे कहाँ है, फिर उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। 15 सैंपल पेपर का मतलब ये है कि आप लोगों को लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करने को बड़े आराम से मिल जाएंगे। 60 to 70 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे, और 60-70 क्वेश्चन बहुत है रिवीजन के लिए, ठीक है। सो कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर, वो था हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बताए हमने आपको दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है बीवीएल, एक फॉर्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। बीवीएल कब यूज करना है आपको पता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कब यूज करना है आपको पता है ना। अब उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। देखो, क्रॉस, ये है अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास में बेटा, वो है बी। यहां हमारे सामने ऐसे दो लंबी लंबी रॉड्स को रखा गया है, रेल्स बोलते हैं इन्हें, और यहां से इन रेल्स को ऐसे जॉइन कराया गया है, और यहां रखा गया है एक वायर को। इस वायर की जो लंबाई है हमारे पास में वो है एल। वायर की जो लेंथ है हमारे पास में, वायर की जो लंबाई है हमारे पास में वो है एल। क्या है लंबाई? अभी जो एल लंबाई का वायर है ना, वो धीरे धीरे यहाँ से इधर खिसकेगा बच्चों, ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले आप अपनी बुद्धि से पता लगाओ कि किस तरफ का सर्किट ओपन है और किस तरफ का सर्किट क्लोज्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला हिस्सा तो है क्लोज्ड, और ये वाला हिस्सा, तो ईएमएफ यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे बोलो यार। क्योंकि जैसे जैसे मैं इस वाली रॉड को यहाँ से, मान लो कि पहले रॉड यहाँ थी, जैसे जैसे ये रॉड यहाँ से इधर मूव करेगी, बताओ इस क्लोज लूप के अंदर का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा? जैसे जैसे रॉड इधर मूव करती जाएगी, क्लोज लूप के अंदर का एरिया बढ़ता जाएगा, और एरिया बढ़ने का मतलब है कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब है कि ईएमएफ बनेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब हमने माना कि इस रॉड की जो लंबाई हमें दे रखी है वो है एल, और ये रॉड वी वेलोसिटी से इस तरफ मोशन कर रही है। समझ आ रही बात? तो कल हमने आपको बताया था कि भाई रॉड के मोशन करने से ईएमएफ बनेगा। लंबाई कितनी है? एल, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी, वेलोसिटी कितनी है? तो साहब जो ईएमएफ बनेगा उसकी वैल्यू होगी BLV। क्या होगी? तो हम लिख देते हैं यहाँ कि भाई ईएमएफ बनेगा BLV। क्या बनेगा? अब किस तरफ होगा पॉजिटिव और किस तरफ होगा नेगेटिव, ये हमें देखना है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, कॉइल जा रही है इस तरफ, मिडिल फिंगर कहाँ है? अगर मिडिल फिंगर ऊपर है ना बेटा, तो यहाँ ऊपर की तरफ क्या बनेगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा? और इसका हमारे पास में ईएमएफ क्या होगा? BLV। बोलो होगा या नहीं होगा? अच्छा, मैंने मान लिया कि यहाँ हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? अब एक बात बताइए आप मुझे, राइट साइड में क्लोज सर्किट है या लेफ्ट साइड में क्लोज सर्किट है? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी I, और ये करंट I इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है। करंट को प्लस से निकलकर माइनस पे लौट के भी आना है, तो करंट प्लस से निकलकर यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ से वापस जाएगी। समझ आ रही है बेटा बात? अब ये जो करंट होगी हमने इसे बोल दिया I। क्या बोल दिया? इस करंट की वैल्यू रहेगी हमारे पास में वोल्टेज। वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है? लो बेटा, करंट रहेगी हमारे पास में इतनी, BLV/R। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात। मैं प्योर NCERT पढ़ा रहा हूं आपको, अब प्योर NCERT, जितना NCERT में दे रखा है सिर्फ उतना, ठीक है। इतनी करंट पास होगी BLV/R। क्लियर हो गई बात? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास में ये वायर है और वायर में करंट पास हो रही है, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, आपके पास में ये वायर है, पिंक वाला वायर दिख रहा है,
कितनी है वायर की लंबाई? वायर में करंट है या नहीं है? और वायर मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी, मैग्नेट वाले चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब किसी वायर में करंट होती है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस वायर पर फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? और उस फोर्स की जो वैल्यू रहती है ना बेटा, वो रहती है हमारे पास में ये ILB। तो ये जो पिंक वाला वायर है, इस पिंक वाले वायर पर इतना फोर्स काम करेगा ILB। क्या काम करेगा? ILB। बोलो समझ में आई बात? अब मुझे बताओ कि करंट में पहले ही कितनी निकाल चुका हूं? करंट में पहले ही कितनी निकाल चुका हूं? BLV अपॉन R। साथ में है मेरे पास में LB। तो बेटा फोर्स की वैल्यू निकल गई B² L² V अपॉन R। इतना फोर्स काम करेगा इस वायर पर, इस वायर पर इतना फोर्स काम करेगा। सर्किट में जो करंट पास होगी वो तो इतनी होगी, और इस वायर पर जो फोर्स काम करेगा वो इतना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब जब यहां से करंट निकलकर, बेटा ये करंट दिख रही है आपको, I करंट है, जब ये करंट कर यहां से निकलकर इस रेजिस्टेंस में पहुंचेगी, अरे भाई रेजिस्टेंस का तो काम ही करंट को खर्च करने का है। रेजिस्टेंस का जो काम है, रेजिस्टेंस का काम ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस इस करंट की एनर्जी को यहां कंज्यूम कर लेगा, यानी पक्का यहां पावर एक खर्च होगी, पावर का लॉस होगा, पावर कंज्यूम होगी। और बेटा इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी पावर होगी उसे निकालने का तरीका है ये I²R। क्या है? I की वैल्यू आपके पास में कहां रही? ये रही। बोलो है या नहीं है? यहां उठाकर पुट कर दो। सो पावर इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू हो गई हमारे पास में BLV अपॉन R का होल स्क्वायर, साथ में है R। अरे बोलो। सो बताइए साहब पावर की वैल्यू क्या हो गई? B² L² V² R², और साथ में क्या है? R। R से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। अरे हो गया। क्या बनी पावर की वैल्यू? B² L² V² अपॉन R। इतनी पावर हमारी खर्च होगी, इतनी पावर इस रेजिस्टेंस के अंदर हमारी खर्च होगी। बोलो समझ पा रहे हो क्या? इस रेजिस्टेंस के अंदर इतनी पावर हमारी खर्च होने वाली है। ठीक है। बैटरी का जो EMF बनेगा वो BLV बनेगा हमारे पास में, और इस वायर पर जो फोर्स काम करेगा वो इतना फोर्स काम करेगा B² L² V अपॉन R। तो तीन चीजें हैं बेटा यहां पर। एक करंट आपसे पूछ ली गई, नहीं आया समझ में मुझे लग रहा है? फोर्स इतना काम करेगा और पावर का कंजप्शन हमारा इतना होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके तुरंत बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास में आता है इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब देखो आप, सेल्फ इंडक्शन है क्या? भाई मान लो कि आपके पास में कोई कॉइल है, ठीक है, वैसे तो हम इसे सोलेनॉइड बोलते हैं लेकिन यहां हमने इसे कॉइल मान लिया। जब इस कॉइल में हम कोई करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने से कॉइल के अंदर और कॉइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होंगी, जिन्हें मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं, वो कॉइल के अंदर से पास होगी। समझ में आ रही बात? यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि करंट के पास करने से या करंट के पास कराने से कॉइल के अंदर से बहुत सारी लाइनें पास होंगी जिन्हें हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। समझ आ रही बात? और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना बेटा, ऐसे करंट पास होने से ऐसे लाइंस बनेंगी और वो कॉइल के अंदर से पास होंगी। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? यानी यहां से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो इसकी ही करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर हम कांस्टेंट लगा देंगे Li। इस L को हम साहब बोलते हैं कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है ये phi अपॉन I। अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो phi की वैल्यू बन जाएगी BA अपॉन I। L का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, A का मतलब है कॉइल का एरिया, और I का मतलब है करंट। पहले तो आप ये सुने कि ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है साहब? ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? देखिए सुनिए, ये कोई कॉइल है आपके पास में। जब इस कॉइल के अंदर आप चेंज होने वाली करंट जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, यानी चेंज हो रही हो, क्या तो बढ़ रही हो या घट रही हो। समझ में आ रही बात? जब इस कॉइल के अंदर से आप वेरिएबल करंट पास कराओगे
तो वेरिएबल करंट पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लक्चुएट होने वाला बनेगा, यानी वेरिएबल बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल बनेगा तो कॉइल के अंदर से फ्लक्स में चेंज आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से इसी कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ बनता है। बैक ईएमएफ का मतलब है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज बनता है। इसी इंड्यूस्ड वोल्टेज का दूसरा नाम है बैक ईएमएफ। एक बैक ईएमएफ बनता है, बात समझ में आ रही है। इस बैक ईएमएफ बनने के फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब दोबारा सुनिए, सबसे पहली बात, सेल्फ इंडक्शन में मात्र एक कॉइल होगी, और सबसे जरूरी बात, उसमें जो पास होने वाली करंट है वो वेरिएबल होगी। कैसी होगी? अगर कॉइल के अंदर से वेरिएबल करंट पास होगी, अगर कॉइल के अंदर से वेरिएबल करंट पास होगी तो कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा। काहे में चेंज आएगा? और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उसी के अंदर एक ईएमएफ बनेगा जिसका नाम है बैक ईएमएफ। और उस बैक ईएमएफ की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कितनी बनेगी, लेकिन पहले तो आप ये सुन लीजिए कि हर कॉइल के लिए एक कांस्टेंट होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है? यह पूरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ, इस एल की जो एसआई यूनिट है यहां पर, एसआई यूनिट वो है हेनरी। हेनरी, क्योंकि जोसेफ हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, जोसेफ हेनरी, इसीलिए उनके नाम के ऊपर इसकी यूनिट रख दी गई हेनरी। दूसरी यूनिट है वेबर पर एम्पियर। एल की जो दूसरी यूनिट है वह है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और करंट में चेंज कराने की वजह से इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है उस वोल्टेज की वैल्यू है ये माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल का मतलब है इसका कांस्टेंट कितना होगा, हेनरी में होगा, 1 हेनरी, 2 हेनरी, 3 हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। एल का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस, और डी आई अपॉन डी टी का मतलब है कि करंट के अंदर चेंज कितना आ रहा है। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना होगा तभी जब करंट में चेंज आएगा। अगर करंट में चेंज नहीं आएगा तो सेल्फ इंडक्शन नाम का कोई फिनोमेना नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन करने के लिए करंट को चेंज करना जरूरी है। करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है। जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का कि फ्लक्स में चेंज आना जरूरी है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो किसी भी कॉइल के अंदर इतना तो बनेगा वोल्टेज करंट चेंज करने से, और इतना होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो डी आई अपॉन डी टी है, इस डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हम पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन तब जब करंट बढ़ रही हो, और इस डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन तब जब करंट घट रही हो। डी आई अपॉन डी टी हम लेंगे पॉजिटिव में, लेकिन तब जब करंट बढ़ रही हो, और डी आई अपॉन डी टी हम लेंगे नेगेटिव में, लेकिन तब जब करंट घट रही हो। बोलो समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? ठीक है। दूसरी बात क्या है, सुनिए ध्यान से। इसके अंदर दो एग्जाम्पल बनते हैं। ये रही सर्कुलर कॉइल आपके पास में, एक ही कॉइल होनी चाहिए बेटा, और इस कॉइल के अंदर जो करंट पास हो रही है ना, ये आई, अरे दिख रही है ये वाली आई करंट, ये वेरिएबल करंट है। कैसी करंट है? आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। कॉइल आपको दे रखी है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है कितना होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका है बच्चों, बी ए अपॉन आई। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ए का मतलब है कि कॉइल का एरिया कितना है, और आई का मतलब है कि कॉइल में करंट कितनी पास हो रही है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कॉइल का? सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद होना चाहिए, कम से कम सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड का तो याद ही होना चाहिए। अगर किसी और का नहीं भी याद कर पा रहे हो तो इन दो का तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। एरिया कितना होगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर, अंदर अंदर का एरिया, अरे होगा। और अपॉन में क्या है आपके पास में? करंट। करंट से करंट कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एल की वैल्यू बन गई म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2। इतनी होगी हमारे पास में एल की वैल्यू इस सर्कुलर कॉइल के लिए। ये सेल्फ इंडक्शन हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर याद दिला दूं आपको, क्या पढ़ रहे हैं? और सेल्फ इंडक्शन के लिए दो शर्तें बड़ी जरूरी हैं। एक तो कॉइल सिंगल होनी चाहिए, और एक करंट उसके अंदर जो पास हो रही है वो वेरिएबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अच्छा, इसी के अंदर एक और कंडीशन देखो, हमें एक सोलेनॉइड दे रखा है इस बार।
इस चैप्टर में इस सोलेनॉइड का जो दूसरा नाम है बेटा वो है इंडक्टर। क्या नाम है? ध्यान से देखिएगा जरा। करंट पास हो रही है I, दिख रहा है आपको? बताना है कि इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी। तो भाई L की वैल्यू तो पता है हमें, क्या है L की वैल्यू? BA अपॉन, माना कि एक लूप का जो एरिया है वो है A और नंबर ऑफ लूप कितने हैं? N, और ये जो लंबाई आपको दे रखी है यहां से यहां तक की, ये आपको दे रखी है L। तो बताइए सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल ni, ये होता है। एक लूप का एरिया कितना है? नंबर ऑफ लूप, तो कितना हो गया एरिया, और अपॉन क्या हो गई? कैंसिल आउट। एक लूप का एरिया हो गया A, टोटल एरिया चाहिए आपको तो टोटल लूप कितने हो गए आपके पास में? n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो आगे, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n को देखो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन L। ठीक है, यहां है हमारे पास में n, यहां है हमारे पास में A। सो L की वैल्यू निकल गई हमारे पास में म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। ये हमारी L की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, इतनी आएगी हमारे पास में L की वैल्यू, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। ये हमारे लिए L की वैल्यू होगी इस सोलेनॉइड के लिए। दिख रही है आपको ये सोलेनॉइड? इसके लिए L की वैल्यू इतनी होगी। नहीं समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, अगला पॉइंट देखो आप क्या है। अगर कोई कॉइल आपको दे रखी है, करंट पास हो रही है, और करंट कैसी है भाई? वेरिएबल करंट है, तो इसके लिए L की वैल्यू रहेगी हमारे पास में ये L, इंडक्टेंस इसका L है। अगर मैंने एक काम किया, मैंने इसके अंदर एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दिया, ऐसे आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दिया, तो आयरन की रॉड इसके अंदर डालने से L की वैल्यू बढ़ जाती है, और जो नई L की वैल्यू आएगी निकलकर वो आएगी L डैश इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ L, म्यू आर टाइम्स ऑफ। भाई L का मतलब क्या है? जब इसके अंदर कुछ नहीं था तब इंडक्टेंस कितना था? L डैश का मतलब है जब हमने इसके अंदर एक आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दिया तब L की वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो? और म्यू आर जो होता है, म्यू आर ये होता है बेटा कांस्टेंट। क्या होता है? और इस म्यू आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ध्यान रखिएगा इसका नाम है रिलेटिव परमेबिलिटी। और इस म्यू आर की जो वैल्यू होगी फॉर सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1500। कितनी होती है? इस म्यू आर की वैल्यू हार्ड आयरन के लिए, हार्ड आयरन के लिए, हार्ड आयरन मतलब स्टील के लिए, इसकी वैल्यू होती है 5000। कितनी होती है? तो क्या सीखे आप यहां से, ये बताइए पहले, क्या सीखे आप यहां से? आप यहां से ये सीखे कि अगर इसके अंदर एक आयरन की रॉड को इंसर्ट कराएंगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू बढ़ जाएगी, L की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और नई L की वैल्यू होगी हमारे सामने ये L डैश इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ L, म्यू आर टाइम्स ऑफ, म्यू आर टाइम्स ऑफ। और इसका नाम क्या है बेटा आपके पास में? इसका नाम है इंडक्टर। क्या है? ये काम सिर्फ तब करता है जब इसके अंदर वेरिएबल करंट पास होती है, और इसका काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। काहे की फॉर्म में? और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू है हाफ LI स्क्वायर। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है, हाफ LI स्क्वायर। L का मतलब तो इंडक्टेंस हो गया और I का मतलब करंट हो गई। अरे बोलो, ये तो वैल्यू हो गई एनर्जी की। काहे की? और एक वैल्यू होती है हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी की। ध्यान से बेटा, ये तो है एनर्जी, ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में क्या फर्क होता है? जब एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है तब एनर्जी डेंसिटी बनती है आपके पास में। तो पहले तो ये बताओ कि इस डिवाइस का नाम क्या है, काम क्या है, और ये काम कब करता है? जब इसके अंदर वेरिएबल करंट पास होती है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, एयर है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, एयर है, तो सामान्य L रहेगी इसकी वैल्यू।
और अगर इसके अंदर मैंने आयरन की रॉड को इंसर्ट करा दिया तो नई वैल्यू क्या रहेगी, म्यू आर टाइम्स ऑफ एल। और म्यू आर आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए कितना है 1500, और हार्ड आयरन के लिए, समझ में आई बात? तो बताओ ज्यादा एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, यहां पर या यहां पर? नीचे वाले केस में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और नीचे वाले केस में जो एनर्जी स्टोर होगी ना बेटा, उसकी वैल्यू होगी हाफ एल डैश आई स्क्वायर, यानी म्यू डैश इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ यू। ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि आयरन की रॉड को यहां हमने इंसर्ट करा दिया है। नहीं समझ में आया? तो बताओ सेल्फ इंडक्शन के लिए जरूरी क्या है, कितनी कॉइल का होना, और उसी में वेरिएबल करंट का पास होना। और जो एल की वैल्यू बनती है वो क्या है, बी ए अपॉन आई। और जो ईएमएफ बनता है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। इस ईएमएफ का नाम एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, एक इसका नाम हो गया बैक ईएमएफ। क्या हो गया? और एक हो गया इंड्यूस्ड वोल्टेज। ये वेरिएबल करंट पास करने से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वेरिएबल फ्लक्स बनेगा, यानी फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आने से वोल्टेज बनेगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास में ये होगी। नहीं समझे? पक्का? ओके, देखो आगे। अब बेटा करंट जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक है आपके पास में डीसी करंट। कैसी करंट? साहब डीसी करंट वो है जहां करंट कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? और भाई इस चैप्टर में करंट कांस्टेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इंडक्टर के अंदर से डीसी करंट को पास कराओगे, कैसी करंट को पास कराओगे, तो ये इंडक्टर प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? यानी डीसी पर इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया से एसी करंट खत्म कर दी जाए ना तो ये किताबों से ये चैप्टर भी उड़ जाएगा। ठीक है, ईएमआई आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डीसी करंट क्या होती है, कांस्टेंट। करंट में चेंज नहीं आता, करंट में चेंज नहीं आता तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे केस के अंदर। अब आते हैं एसी करंट पर। भाई एसी करंट कौन सी होती है? जिसकी करंट बढ़ती भी रहती है, करंट घटती भी रहती है। समझ आ रही है बात? अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में इंडक्टर है, जब आप इसमें वेरिएबल करंट पास कराओगे तो क्या बनेगा, बैक ईएमएफ। क्या बनेगा? और इस बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल डी आई अपॉन, अरे समझ आया, डी आई अपॉन डी टी का मतलब यह है कि करंट बढ़ रही है या घट रही है, और कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है वो डी आई अपॉन डी टी का मतलब है। उसी के हिसाब से हम वहां वैल्यू पुट करेंगे। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये सारी कहानी हो गई आपके पास में सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा समस्या आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। बेटा अगले टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए गौर करके, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास में दो कॉइल होती हैं स्टूडेंट्स। एक होती है हमारे पास में प्राइमरी कॉइल, जिसके अंदर सोर्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यानी इसमें करंट पास हो रही होगी, वेरिएबल करंट पास हो रही होगी। एक इसकी पड़ोसी कॉइल होगी जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं? अब मुझे एक बात बताना यार जरा, अगर इस कॉइल में वेरिएबल करंट पास होगी तो इसका फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। अरे होगा या नहीं होगा? पड़ोसी को भी फायदा होगा, पड़ोसी का भी फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ही रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की 2-4 बूंदों की बौछार पड़ोसी के ऊपर भी पड़ जाएगी, यानी इसका भी फ्लक्स चेंज होगा। अगर आप यहां वेरिएबल करंट पास कराओगे ना बेटा, तो इसका फ्लक्स तो चेंज होना ही होना है, और अपने ही जो फ्लक्स चेंज होना है वो हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं ना। यहां क्या होगा, जब इसके अंदर वेरिएबल करंट आप पास कराओगे, इस कॉइल के अंदर आप वेरिएबल करंट पास कराओगे, इसका फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा, पड़ोसी का फ्लक्स भी चेंज होगा। और पड़ोसी का फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो नेबरिंग कॉइल है, जो पड़ोसी कॉइल है, उसके अंदर एक वोल्टेज डेवलप होगा। क्या होगा? वो होगा बैक ईएमएफ इन नेबरिंग कॉइल। बैक ईएमएफ इन नेबरिंग कॉइल या इंड्यूस्ड ईएमएफ इन नेबरिंग कॉइल।
या इंड्यूस्ड वोल्टेज इन नेबरिंग कॉइल, और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी हमारे पास में E इक्वल टू -M/dI/dt। बोलो समझ आया? विकांशु बताओ म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है? दो कॉइल होती हैं, एक में करंट पास हो रही होगी, उसे हम कहेंगे प्राइमरी, दूसरे में कोई करंट नहीं होगी, वो तो उसके पड़ोस में रखी है ऐसे ही। अगर इसमें वेरिएबल करंट पास होगी तो इसका तो चेंज होना ही होना है। अबे होना है, वो तो सेल्फ में पढ़ के आ गए हम लोग, लेकिन इसका भी चेंज होगा, और इसका चेंज होने की वजह से यहां जो वोल्टेज बनेगा उसका नाम है इंड्यूस्ड म्यूचुअल ईएमएफ, या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या बैक ईएमएफ, या इंड्यूस्ड वोल्टेज। कई सारे नाम आप लोग इसे दे सकते हो। बोलो समझ आया नहीं आया? बस इतना याद रखना कि सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होती है और म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का तरीका वही है बेटा हमारे पास में, फाई अपॉन आई। एम का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? वही इसकी एसआई यूनिट हेनरी होगी या वेबर पर एम्पियर होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन इसे निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है इस बार। तरीका इसे निकालने का है ये बीपी एस अपॉन आई, यह है इसे निकालने का तरीका, बीपी एस अपॉन आई। बीपी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल, एस का मतलब है एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और अपॉन करंट। अब मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल बताता हूं, सुनिए ध्यान से। पहला एग्जाम्पल, एक की रेडियस स्मॉल आर, एक की रेडियस कैपिटल आर, इसमें पास हो रही है करंट। दो कॉइल हमें यहां दे रखी है, करंट वेरिएबल है। करंट कैसी है? अब साहब म्यूचुअल ईएमएफ या म्यूचुअल वाला फिनोमिना होने के लिए दो ही तो शर्तें हैं, दो कॉइल होनी चाहिए, करंट वेरिएबल होनी चाहिए। दो कॉइल है, करंट वेरिएबल है, तो पक्का म्यूचुअल ईएमएफ का नाम होगा यहां पर। अरे होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी बेटा बीपी, बीपी एस अपॉन आई। बीपी का मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड, डन। एस का मतलब है इसका एरिया, और अपॉन में क्या है? करंट। अब बताइए बड़ी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर्कुलर कॉइल है, इतना हो गया मैग्नेटिक फील्ड। पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। सबने पढ़ रखा है, ऐसा कोई है नहीं जिसने ना पढ़ रखा हो। छोटी कॉइल का एरिया कितना होगा और अपॉन में क्या होगा? बस कर लो सॉल्व, हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। अच्छा, कमाल की बात देखो क्या है, एनसीईआरटी में सेल्फ इंडक्शन के अंदर ये सिर्फ दो ही कंडीशन है आपके सामने। एक तो ये सर्कुलर कॉइल वाली, और एक ये सोलेनॉइड वाली। एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही हैं, ये दोनों में से एक। मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैं आपको बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का, ठीक है? नहीं बनेगा बाहर इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन। तो आपको हर चीज के ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बनाकर चलनी है। अभी मैंने क्या कहा था, प्राइमरी टारगेट आपका क्या है? बोर्ड। सिर्फ बोर्ड पर आप फोकस करिए अभी, ठीक है? अच्छा, अगली कंडीशन देखो बेटा, यहां एक तो ये वाली सिचुएशन हो गई, सॉल्व कर लोगे आगे? कौन किससे डिवाइड होगा? आई से आई डिवाइड हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है? अगली कंडीशन है हमारे पास में ये, एक बड़ी सी कॉइल हमें दे रखी है, इसमें पास हो रही है आई करंट। कितनी करंट? और ये करंट पूरी तरीके से वेरिएबल है। कैसी है? और साहब एक यहां पास हो रही है, एक छोटी सी कॉइल यहां रखी है, ठीक है? ये जो बड़े वाली कॉइल है, इस बड़े वाली कॉइल की जो लंबाई है वो है L। ये जो छोटे वाली कॉइल है, इस छोटे वाली कॉइल के ये जो एक लूप है, इसका एरिया आपको दे रखा है A। क्या दे रखा है? और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं N2, और बड़ी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न है N1। पहले बताओ दो कॉइल है या नहीं है? एक कॉइल में वेरिएबल करंट है या नहीं है? पक्का कैपिटल M निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखो कैपिटल M निकालने के तरीके क्या होंगे? कैपिटल M निकालने के तरीके हैं बीपी एस अपॉन आई। बीपी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी। अब प्राइमरी कौन है? ये येलो वाली प्राइमरी है। कितना होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट N1 L
करंट कितनी है I, म्यू नॉट स्मॉल n लिखते हैं ना, स्मॉल n को मैंने ये लिख दिया कैपिटल N अपॉन लेंथ, स्मॉल n का मतलब यही तो होता है। अब सेकेंडरी कॉइल का एरिया यानी ब्लू वाली का एरिया, एक छल्ले का एरिया कितना है और नंबर ऑफ लूप कितने हैं, कितना हो गया A/2, अरे हो गया, और अपॉन में क्या है कैंसिल आउट, बोलो हो गया, सॉल्व कर लो, आंसर बन गया। नहीं आया समझ में, अरे बोलो यार, ठीक है। और ये बताइए म्यूचुअल इंडक्शन में जो वोल्टेज बनता है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -M di अपॉन, ये जो M है आपके पास में इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है हेनरी, और दूसरी यूनिट क्या है वेबर पर एम्पियर। बोलो बेटा समझ में आया। अब अगला पॉइंट देखो हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसी क्वालिटी का हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का हो रहा है या बुरी क्वालिटी का हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन की क्वालिटी कैसी है, उस क्वालिटी को दिखाने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं। जैसे रेजोनेंस की क्वालिटी को दिखाने के लिए क्वालिटी फैक्टर का यूज करते थे, याद आया, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन की क्वालिटी को दिखाने के लिए एक टर्म का यूज करते हैं, इसका नाम है साहब कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कॉफिशिएंट ऑफ, इस कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू क्या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, 1 होती है या 1 से छोटी होती है। इसका फॉर्मूला है M अपॉन √L1 इंटू L2। ये यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस है। अब मैं आपको कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। पहली कंडीशन, एक कॉइल है मेरे पास में, ये बेटा दिख रही है, दूसरी कॉइल को इसी के अंदर घुसाकर ऐसे रख दिया, ऐसे दो कॉइल ऐसे हैं, ऐसे एक दूसरे के अंदर रखी हैं, ऐसे समझ में आ रही बात। इस सिचुएशन के लिए K की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 1 होती है, ठीक, क्लियर। दूसरी कंडीशन, एक कॉइल रखी है ऐसे, दूसरी कॉइल रखी है ऐसे, इस कंडीशन के लिए K की वैल्यू 0 के और 1 के बीच में होती है। तीसरी कंडीशन, एक कॉइल रखी है हमारे पास में ऐसे और एक कॉइल रखी है हमारे पास में ऐसे, दिख रहा है बेटा, दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हैं, तो इस केस के लिए जो K की वैल्यू होगी वो होगी 0। क्या होगी 0। अब सवाल उठता है कि साहब यहाँ M क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है। देखो बेटा, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है और दोनों का मिलकर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है M। ये K निकालने का तरीका है। वैसे मुझे उम्मीद है कि K निकालने की बारी नहीं आएगी, अगर काम बनेगा तो इन 3 डायग्राम से ही बन जाएगा, और अगर आ भी गया तो ऐसे आप निकालोगे। एक का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1, दूसरे का कितना है, और दोनों का कंबाइन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है M। ये हमारा K निकालने का तरीका है, K इज इक्वल टू M अपॉन √L1 इंटू L2। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया, क्लियर। तो इसके साथ आपका चैप्टर हो गया पूरी तरीके से फिनिश। मेन जो काम होगा अब होगा क्वेश्चंस के अंदर, जब सवाल आपके सामने आएंगे उनके अंदर हमें पता चलेगा कि भाई कैसे हमें सवाल लगाने हैं, किस तरीके से हमें काम करना है। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, सुनिए, लास्ट का 1 महीना चल गया आपका एग्जाम के अंदर, मतलब फिजिक्स के एग्जाम में 1 महीना आपका रह गया। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना, समझ आ रही बात। फिजिक्स में एक टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे ही हमारा दिमाग भी बिल्कुल सेल्फ एडजस्टिंग है, ये भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अगर इस लास्ट के 1 महीने के अंदर हमने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव माइंडसेट ऐसा रखा कि साहब जब हम 6 महीने से या 8 महीने से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमने उन 8 महीनों में किया ही होगा, डेफिनेटली हमारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आप रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं 5 से 10% बढ़ जाएगी। और अगर वो नेगेटिव वाइब्स और एक नेगेटिव माइंडसेट के आप रहेंगे कि यार ये चैप्टर नहीं आता मुझसे, अगर इस समय आप अपने पीछे के सिलेबस को रिवाइंड करने की कोशिश करोगे ना तो कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ ब्लैंक हो, कुछ नज़र ही ना आ रहा हो आप लोगों को, सब कुछ भूल गए हो आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस है और वो उस स्ट्रेस को आपको हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना है।
रहकर देखिए कि कितना फायदा होगा आपको। अगर आप नेगेटिव अप्रोच के साथ रहेंगे ना तो वही एग्जाम से पहले आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, यार ये चैप्टर नहीं आता मुझसे, ये डेरिवेशन नहीं आती, इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं आते, और जो तुमसे आता भी होगा वो भी खत्म होना, वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी अप्रोच के साथ पढ़िए और अपना बिल्कुल ध्यान एक बात पर फोकस रखें कि भैया हमसे आता है, बहुत कुछ आता है, और अभी हमारे पास में 20-25 दिन है और इसके अंदर जो नहीं आता है वो हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, नहीं इस तरीके के साथ में आपको रहना है। ये बताइए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्या? पक्का? कोई परेशानी है किसी को? अब इसे नोट करिए, फिर एक पॉइंट और बताना है मुझे आपको आगे, वो बताऊंगा मैं आपको। करंट बढ़ेगा, नाम होता है सिर्फ बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का मतलब ये नहीं होता कि वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। बैक ईएमएफ का मतलब ये है कि जिस वजह से बन रहा है उसी का अपोज कर रहा है, इसीलिए उसका नाम बैक ईएमएफ है, यानी अपोज करने वाला ईएमएफ। ठीक है, हो गया बेटा नोट? पहले ये बता दो कि पता चला इसमें क्या करना है आप लोगों को? थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, टर्म दोबारा से रिवाइन हो गए होंगे, कहाँ कौन सी चीज होती है। ये क्या निकालने का तरीका है? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ, और यह है ईएमएफ निकालने का तरीका। और दो ही एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के अंदर, एक तो ये सर्कुलर कॉइल वाला और अगले वाला सोलेनॉइड वाला, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ा दूं? अब यहां देखिए, एक तो ये सोलेनॉइड वाला एग्जाम्पल हो गया, इसका नाम है इंडक्टर। इस इंडक्टर का एग्जिस्टेंस, यानी ये इंडक्टर का अस्तित्व ही तभी होगा जब इसमें वेरिएबल करंट पास हो, नहीं तो ये एक सामान्य वायर की तरह काम करेगा, एक नॉर्मल वायर की तरह काम करेगा। इसका काम है एनर्जी स्टोर करने का। ये तो है एनर्जी ½ Li², और ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, आयरन की रॉड इंसर्ट कराने से एनर्जी का कंजप्शन, यानी ये ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए ना? आगे बढ़ूं? कोई समस्या किसी को? बोलो। पूरे साल से कोई समस्या रही नहीं, अब कहां से रहेगी तुम्हें समस्या? डीसी पर कैसे काम करेगा? इंडक्टर तो है ही नहीं वो, डीसी पर वो इंडक्टर। अच्छा, डीसी की पहचान कैसे करोगे आप? जहां भी सर्किट के अंदर ये बैटरी से दिख जाएगी ना आपको, प्लस माइनस, जहां भी सर्किट के अंदर ये बैटरी लगी हुई दिख जाएगी, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये डीसी सोर्स है। कैसा सोर्स है? डीसी। समझ आ गई बात? नाम नहीं देगा वो डीसी का आपको, आप समझ जाओगे कि ये डीसी है हमारे पास में। ठीक है, और जहां इस तरीके का आएगा, गोला बना दिया और उसके अंदर ऐसे बना दिया, ये एसी है। क्या है? ये एसी है, बैटरी डीसी है। ठीक है, डन? समझ गए? इतना वोल्टेज बनेगा। क्या नाम है इस वोल्टेज का? बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये सब इसके नाम है। ठीक है, हो गया? सभी का बोलो। लिखा भी है नहीं? लिखा? बेटा ये लास्ट तुम्हारे पास में मौका है अपनी सब्जेक्ट के अंदर सुधार करने का, अपनी गलतियों में सुधार करने का। फोटो क्लिक कर लो या अपनी कॉपी में लिख लो, कर तो कुछ भी लो, लेकिन अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी। और ना मुझे ये शब्द सुनने को मिलना चाहिए कि सर वो चैप्टर हम भूल गए या उसमें हमें समस्या आ गई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर अप्रोच करके अपना एक एक टॉपिक क्लियर करके चलना। म्यूचुअल इंडक्शन कैसी क्वालिटी का हो रहा है, इसे दिखाने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, काय से डिनोट करेंगे? के से,
और 3 अलग अलग सिस्टम के अंदर मैंने आपको इसकी वैल्यू बता दी। ये इसका फॉर्मूला है। कैपिटल एम क्या है यहाँ पर? 2 कॉइल मिलकर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाएंगी वो। एक कॉइल का कितना है L1, दूसरे कॉइल का, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ूं अब, देखो आगे। अब यहां एक सवाल इस चैप्टर से डायरेक्शन के ऊपर आएगा, करंट की डायरेक्शन के ऊपर एक सवाल आएगा। यहां से डायरेक्शन निकालने का एक तरीका तो मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। कॉइल एंटर करेगी या बाहर निकलेगी तो थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन निकालेंगे। 2 तरीके अभी बच रहे हैं हमारे पास में, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले आप मैं कोई पॉइंट बताऊं तो एक बात याद रखना आप, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा फ्लक्स बढ़ा तो सेम पोलैरिटी। मैग्नेटिक फील्ड घटा फ्लक्स घटा तो अपोजिट पोलैरिटी। अब समझ जाओगे आप सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है। देखो एक कॉइल है हमारे पास में ऐसे, यहां हमें एक मैग्नेट दे रखी है बेटा, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। मैग्नेट धीरे धीरे कॉइल के नजदीक जा रही है। सोचो यार मैग्नेट के नजदीक जाने से क्या होगा, कोई भी बता देगा भाई मैग्नेट के नजदीक जाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर मैग्नेट कॉइल के नजदीक जा रही है तो अपना ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर डालेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है सेम पोलैरिटी। कैसी पोलैरिटी भाई साहब? सेम पोलैरिटी का मतलब यह है कि ये क्या है, तो यहां भी क्या बनेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ की वजह से करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? नंबर 2 देखिए क्या है, ये रही कॉइल, ये रही मैग्नेट हमारे पास में, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, और ये जा रहा है दूर। दूर जा रहा है, बोलो पहले बताओ मैग्नेट के दूर जाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कम होगा तो अपोजिट पोलैरिटी। ये क्या है, तो यहां क्या बनेगा, और साउथ की वजह से करंट की डायरेक्शन। बस बोलो याद रखोगे क्या? यही 2 चीजें, और यही सारे सवाल हम इन 2 से ही बना देंगे। सारे सवाल हम इन 2 से ही बना देंगे अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है तो। बोलो समझ में आ गई बात? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या फ्लक्स बढ़ेगा तो सेम पोलैरिटी, और मैग्नेटिक फील्ड घटेगा या फ्लक्स घटेगा तो अपोजिट पोलैरिटी। जैसे मान लो कॉइल दे रखी है आपको, ये मैग्नेट हो गई हमारे पास में, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। साउथ पोल दूर जा रहा है इस बार, कहा ना क्या होगा? नहीं होगा क्या, पहले ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो अपोजिट पोलैरिटी। ये क्या है, तो ये क्या बन गया, और नॉर्थ की वजह से करंट की डायरेक्शन एंटी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। अब कल से हम इसके ऊपर सवाल स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। वैसे तो 2 दिन दे रखे हैं हमने इससे सवाल करने के, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 में काम नहीं चलेगा, 1 में ही हो जाएगा काम, ठीक है। 1 दिन में, 1 में या थोड़ा सा अगले दिन का थोड़ा सा हो जाएगा काम, ठीक है। चलो।